शहीद भगत सिंह का ये फोटोग्राफ तो आपने कई बार देखा होगा। हैट पहने हुए खड़ी मूंछों वाले ये नौजवान की तस्वीर कई जगहों पर देखी जा सकती है, जिन्हें हम शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। एक तरह से शहीद भगत सिंह का नाम सामने आते ही ये तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस तस्वीर को खींचने की कहानी। जी हां, वो पहला मौका कब था जब इस तरह की तस्वीर को खींचा गया। ये बात है 4 अप्रैल 1929 की, यानी सेंट्रल असेंबली के बम धमाके से 4 दिन पहले। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पुलिस की नजरों से बचते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित रामनाथ फोटोग्राफर्स के पास पहुंचे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के मेंबर जयदेव कपूर ने फोटोग्राफर को एक खास हिदायत दी। हमारा दोस्त हमसे दूर जा रहा है, हमें उसकी बहुत अच्छी तस्वीर चाहिए। भगत सिंह जब स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने खाकी रंग की कमीज और सिर पर हैट लगाया हुआ था। इसी पोशाक में वो बम धमाके को अंजाम देने वाले थे। उनके दिमाग में इस कांड को अंजाम देने के साथ उसकी अखबारों में कवरेज का खाका भी खिंच गया था। ये भगत सिंह के ही दिमाग की उपज थी। वो क्रांतिकारी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेते हुए इसे आम आदमी तक पहुंचाना चाहते थे। शायद आज राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट पर शहीद भगत सिंह की हजारों तस्वीरें लोग बेच रहे होंगे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है कि राजधानी के कश्मीरी गेट पर ही इस फोटोग्राफ को क्लिक किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 3-4 दिन पहले से ही दिल्ली असेंबली जाकर रेकी करना शुरू कर चुके थे। असेंबली की पब्लिक गैलरी में बैठकर उन्होंने तय कर लिया था कि खाली जगह कहां पर है और बम कहां गिराने हैं। और अब आया उस हादसे का दिन। तारीख 8 अप्रैल 1929, सुबह का वक्त। दिल्ली के कुदेसिया पार्क में सुबह सैर करने वाले लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे थे। इसी पार्क में भगत सिंह से क्रांतिकारियों की आखिरी मुलाकात होने वाली थी। भगत सिंह के साथ ही सुखदेव को असेंबली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग और इसमें शामिल खतरों के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए भगत सिंह ने दुर्गा भाभी और कुछ क्रांतिकारियों को किसी बहाने लाहौर से दिल्ली बुला लिया। दुर्गा भाभी वही हैं जिनके साथ भगत सिंह लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के बाद भेष बदलकर भागे थे। दुर्गा भाभी भगत सिंह के लिए संतरे और रसगुल्ले लाई थीं। भगत सिंह को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। क्रांतिकारियों का अनुशासन देखिए कि इस मुलाकात के बाद भी दुर्गा भाभी को भनक तक नहीं लगी कि भगत सिंह आज क्या करने वाले हैं। HSRA में यह नियम था कि बड़ी और अहम प्लानिंग से जुड़ी बातें सिर्फ कोर ग्रुप के मेंबर्स को ही बताई जाती थीं। आज भी कुदेसिया पार्क में पुराने दरख्त क्रांतिकारियों की उस मुलाकात के गवाह हैं। बाग में बनी इमारत करीब खंडहर हो चुकी है, लेकिन यहां भगत सिंह की याद से जुड़ा एक बोर्ड तक नहीं है। आलम यह है कि यहां आने वालों को भी यह नहीं पता कि क्रांतिकारियों के मिलन की ऐतिहासिक जगह यही है। दुर्गा भाभी से आखिरी मुलाकात के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली हॉल में जाने की तैयारी में जुट गए। आज जो संसद भवन है, 1929 में इसे काउंसिल हाउस कहा जाता था। इसी काउंसिल हाउस में था असेंबली हॉल, जो आज की लोकसभा है। आज जब संसद में महंगाई और GST जैसे मुद्दों पर हंगामा हो रहा है, तो 93 साल पहले यहां ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। क्रांतिकारियों ने इन दोनों बिलों को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास हो चुका था, जिसके तहत मजदूरों की हड़तालों पर पाबंदी लगा दी गई थी। वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए ब्रिटिश हुकूमत संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें हिरासत में रख सकती थी। ये बिल आजादी की आवाज बुलंद करने वालों पर नकेल कसने के लिए ही लगाया गया था। भगत सिंह असेंबली हॉल में ब्लास्ट करके मजदूरों, किसानों और नौजवानों को संदेश देना चाहते थे। असेंबली हॉल में घुसने के लिए पास की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी। 8 अप्रैल 1929 सुबह करीब 11 बजे का वक्त था। असेंबली की कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एंट्री ली। भगत सिंह ने खाकी रंग की शर्ट और हाफ पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर सिलेटी रंग का कोट चढ़ाया हुआ था। सिर पर था एक अंग्रेजी हैट। बताया जाता है कि यह हैट उन्होंने लाहौर की एक दुकान से खरीदा था, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोनों क्रांतिकारी पहले से ही रेकी कर चुके थे, इसीलिए सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना था। बिना जल्दबाजी किए दोनों सदन की कार्यवाही को सुन रहे थे और मौके का इंतजार भी कर रहे थे।
दोपहर करीब 12:30 का वक्त हो चला था। सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल दोनों बिलों की वोटिंग का रिजल्ट बताने के लिए खड़े हुए। तभी सदन की खाली जगहों पर दो बम आकर गिरे और एक के बाद एक दो जोरदार धमाके हुए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारों से असेंबली गूंज उठी। गुलाबी रंग के वो पर्चे हवा में उड़ने लगे जैसे एचएसआरए के साथियों ने अपनी प्लानिंग के तहत बनाया था। धमाके के वक्त सदन में साइमन कमीशन वाले सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, आर एम जयकर और एनसी केलकर भी मौजूद थे। करीब करीब ये तय था कि अंग्रेज कैसे भी करके दोनों बिलों को पास करा लेंगे। इसी सदन में पत्रकार के रूप में मौजूद थे दुर्गादास। वो धमाके की आवाज सुनते ही प्रेस रूम की तरफ दौड़े ताकि दुनिया तक इस धमाके की खबर पहुंचाई जा सके। उन्होंने विदेशी न्यूज एजेंसियों को इस घटना की जानकारी देने के लिए मैसेज डिक्टेट करवाया, लेकिन पुलिस ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए असेंबली का मुख्य दरवाजा ही बंद कर दिया। धमाके के तुरंत बाद भगत सिंह ने उसी पिस्तौल से फायरिंग की जिससे अंग्रेज अफसर सैंडर्स का मर्डर हुआ था। अफरा तफरी के बाद भगदड़ मच गई। इतनी भीड़ थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, लेकिन एचएसआरए का प्लान था कि वो गिरफ्तारी देंगे। बम कांड से पहले जो भी क्रांतिकारी वारदातें हुई थीं, चाहे काकोरी कांड हो या फिर सैंडर्स की हत्या, इसकी मीडिया में नेगेटिव कवरेज हुई थी। क्रांतिकारी चाहते थे कि इस बार उनके एक्शन को चेहरा मिले और वो अपने लिए कामों की जिम्मेदारी ले लें। इसके बाद पुलिस एक्शन से लेकर अदालतों की कार्रवाई में अपने विचारों को इतनी मजबूती से रखा जाए ताकि इसकी मीडिया में कवरेज हो और आम लोगों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति सहानुभूति पैदा हो सके। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे उछाले गए थे उस पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। इस पर्चे का पहला शब्द था नोटिस। आखिर में कमांडर इन चीफ बलराज का नाम दर्ज था। वारदात के बाद बटुकेश्वर दत्त को नई दिल्ली थाने ले जाया गया और भगत सिंह को दरियागंज थाने लाया गया। दिल्ली पुलिस के चीफ कमिश्नर ने होम सेक्रेटरी को लिखा, आज दोपहर असेंबली में धमाकों पर दिल्ली के एसपी से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिन दो लोगों ने बम फेंके हैं उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। भगत सिंह ने कहा कि वो इन धमाकों के लिए जिम्मेदार हैं। अब तारीख आ चुकी थी 9 अप्रैल, यानी अगला दिन 9 अप्रैल 1929। धमाके के दूसरे दिन इस कांड की मीडिया में जमकर कवरेज हुई। एक अखबार ने लिखा, सरकार को लाल चेतावनी, तुम लोगों को मार सकते हो पर विचारों को नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एचएसआरए का लाल पर्चा पूरा का पूरा छाप दिया। क्रांतिकारियों की प्लानिंग के मुताबिक अब उनके विद्रोह को लोग पहचानने लगे थे। करीब 2 साल तक देश भर के अखबार भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में छापते रहे। दिल्ली असेंबली बम केस कोर्ट में भी चला। इस दौरान भगत सिंह को तब की दिल्ली के वाइस रीगल लॉज के तहखाने में कैद कर लिया गया था। आज ये जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का ऑफिस है। जिस 8x10 के कमरे में भगत सिंह को कैद किया गया था, आज भी वो जगह सुरक्षित है। उस कमरे में एक खाट पड़ी है और दीवार पर भगत सिंह की तस्वीर लगी है। भगत सिंह पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार एस इरफान हबीब बताते हैं कि भगत सिंह ने जिस बम का इस्तेमाल किया था वो किसी की जान लेने के लिए नहीं था। उनका मकसद सिर्फ जोरदार धमाका करना था, इसीलिए बम भी खाली जगह देखकर उन्होंने फेंका था। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने ये बम बनाना कहां सीखा और कहां तैयार किया। दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या के कुछ महीनों बाद भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जमा हुए। यहां भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों को संदेश दिया, 1000 पैम्फलेट की जगह अकेले एक एक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर प्रोपेगेंडा तैयार किया जा सकता है। कोशिश ये थी कि आंदोलन को आम जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचा दिया जाए। इसके लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत थी। इसके बाद बम बनाने की तकनीक सीखने क्रांतिकारी कोलकाता पहुंचे। उसे उस वक्त कलकत्ता कहा जाता था। वहां छज्जूराम की हवेली में भगत सिंह ठहरे। उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश की जो बम बनाने के एक्सपर्ट हों। उसी दौरान उन्हें जतिन दास और यतीन्द्र घोष जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिल गया। अब ये क्रांतिकारी आगरा गए। आगरा आकर हींग की मंडी में इन लोगों ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली। यहीं पर छोटा सा पुस्तकालय भी खोल लिया। दूसरी तरफ बम बनाना भी शुरू कर दिया। बम की टेस्टिंग झांसी के जंगलों में जाकर की गई। बम को पहले ही इसी मकसद से तैयार किया गया था कि इससे सिर्फ धमाका हो, किसी की जान का नुकसान न हो।
अब इस पर विवाद शुरू हुआ कि असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तारी कौन देगा। बम की टेस्टिंग हो चुकी थी और अब एक्शन की प्लानिंग चल रही थी। पहले सुझाव आया कि साइमन कमीशन को निशाना बनाना चाहिए, लेकिन तब संसाधनों की कमी थी। इसके बाद दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने पर सभी क्रांतिकारी तैयार हो गए। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भगत सिंह ने अपना नाम आगे कर दिया, लेकिन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी, वो फाइल अभी तक बंद नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को बमकांड के लिए भेजे जाने के सख्त खिलाफ थे। मीटिंग में कानपुर के क्रांतिकारी शिव वर्मा और बटुकेश्वर दत्त का नाम बमकांड के लिए फायरन किया गया। जब सुखदेव को इस फैसले के बारे में पता चला तो नाराज हो गए। उनका मानना था कि भगत सिंह को ही इस काम के लिए जाना चाहिए। सुखदेव ने भगत सिंह को कायर तक बोल दिया और कहा कि एक लड़की के चक्कर में यह मरने से डर रहा है। इसके बाद एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर भगत सिंह ने सुखदेव को अपना जवाब दिया। उन्होंने लिखा, खुशी के वातावरण में मैं कह सकता हूं कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उसमें अपना पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मैं पूरे जोर से कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूं और जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, पर आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीजें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वो मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। अब चलते चलते हम आपको बताते हैं भगत सिंह के फोटो वाली कहानी। रामनाथ फोटोग्राफर भगत सिंह की फोटो तो पहले ही खींच चुके थे, लेकिन बमकांड के बाद भी ये फोटो तैयार नहीं हो पाई थी। गिरफ्तारी के बाद थाने में पुलिस ने भगत सिंह की फोटो खिंचवाई और सामने वही फोटोग्राफर था जो 4 दिन पहले उनकी फोटो खींच चुका था। ये वो वक्त था जब फोटो तुरंत तैयार नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस ने उन्हें वहां बुलाया था फोटो खींचने के लिए, तो उस फोटोग्राफर ने तुरंत भगत सिंह को पहचान लिया। जयदेव कपूर को यह नहीं पता था कि जिस रामनाथ फोटोग्राफर्स के पास वो भगत सिंह की तस्वीर खिंचवाने गए हैं, उसका पुलिस के साथ भी फोटो खींचने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब जयदेव डर रहे थे कि अगर वो फोटो कलेक्ट करने गए तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, और अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो क्या होगा। इसीलिए वो अपने साथ पिस्तौल लेकर गए ताकि कोई अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन रामनाथ फोटोग्राफर्स ने न सिर्फ उन्हें फोटो दी बल्कि साथ में नेगेटिव भी दे दिए। बाद में फोटोग्राफर ने कोर्ट में गवाही देने से भी मना कर दिया। 4 दिन बाद ये फोटो लाहौर से छपने वाले वंदे मातरम अखबार में छपी और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर को, भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स को, इतिहासकार इरफान हबीब को, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को और द दिल्ली आर्काइव्स को, जिनके जरिए हमने ये जानकारी जुटाई है और आप तक लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि हम आगे भी इसी तरह के कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।